आज के एपिसोड में दिखाया गया कि अस्पताल में भर्ती झनक खुद को शहर की बताती है, लेकिन उसकी बातों पर नर्स को शक होता है। नर्स कहती है कि वह देखने में गांव की लगती है, जिस पर झनक जवाब देती है कि वह भले ही गांव में पली बढ़ी हो, लेकिन असल में शहर से है, बस उसके बाबूजी ने कभी उसे अपनाया नहीं। तभी डॉक्टर पूछती है कि जो लड़का उसके साथ आया है वह कौन है। झनक जवाब देती है कि उसका अपहरण हो गया था और 2 डाकुओं ने उसके साथ जबरदस्ती की, जिसके बाद उसे चोट लगी और वह होश खो बैठी। वह बताती है कि वह अपने पति का इंतजार कर रही थी जब ये सब हुआ। डॉक्टर और नर्स उसकी बहकी बातों से परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर ऋषि के पास जाती है। ऋषि साफ करता है कि वह कोई डाकू नहीं, बल्कि एक इंस्पेक्टर है और झनक उसकी दूर की रिश्तेदार है। वह डॉक्टर को कहता है कि जो भी टेस्ट करवाने हो करवा ले। इसी बीच पुलिस भी आकर कहती है कि झनक अब खतरे से बाहर है, इसलिए किसी पर कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा। लेकिन जब झनक को टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा होता है तो वह फिर डरने लगती है और चिल्लाकर कहती है कि वो डाकू फिर आ जाएगा, जिससे साफ होता है कि वह या तो किसी सदमे में है या कोई नाटक कर रही है। पूरे अस्पताल का माहौल चिंतित हो जाता है। झनक धीरे धीरे बोलती है, अरे वो जो हमारे साथ आए थे ना, वो डाकू हैं, हमें मारने वाले थे। ये सुनते ही नर्स चौंक जाती है और कहती है, तो तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? झनक घबराकर जवाब देती है, नहीं नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, हम पुलिस में शिकायत नहीं कर सकते। इस पर नर्स सख्त लहजे में कहती है, नहीं, अब तो शिकायत करनी ही पड़ेगी। झनक डरने लगती है, उसे एहसास होता है कि उससे कुछ ज्यादा ही निकल गया। तभी नर्स सवाल करती है, तुम तो कह रही थी कि तुम शहर की हो, फिर तुम्हें डाकू गांव के रास्ते में कैसे मिल गया? झनक थोड़ा घबराते हुए बोलती है, अरे वो गोल गोल आंखें कर रहा था तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आया क्या कहूँ, मन में जो आया बोल दिया। सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैंने झूठ बोला। नर्स गुस्से में कहती है, क्या तुम्हें अंदाजा है तुम्हारे झूठ से उस आदमी के साथ क्या हो सकता था? कुछ भी बोलने से पहले सोचती क्यों नहीं हो? झनक माफी मांगते हुए कहती है, अब देखो, मैंने सच सच बता दिया, प्लीज मुझे मत ले जाओ। नर्स कहती है, ऊपर से आदेश आया है, अब तो ले जाना ही पड़ेगा। इसके बाद सभी सिस्टर्स झनक को टेस्ट रूम की तरफ ले जाती हैं। झनक रूम देखकर हैरान हो जाती है, वाह क्या चकाचक रूम है, कितना मजा आएगा, ऐसा रूम तो हमने कभी नहीं देखा, हमारे तो कमरे में भी पानी टपकता था। नर्स कहती है, अभी टेस्ट करवाना है, चुपचाप तैयार हो जाओ। झनक कहती है, रूम तो अच्छा है लेकिन मुझे टेस्ट नहीं करवाना, और अगर वो डाकू इधर आ गया तो? नर्स चेतावनी देती है, अगर हमने बता दिया कि तुम उन्हें डाकू कह रही थी तो? झनक चालाकी से बोलती है, हम तो कह देंगे हमने नहीं कहा, आप लोगों ने बोला था, नाम आपके ऊपर डाल देंगे, फिर बताओ कौन फंसेगा। तभी ऋषि वहां आ जाता है और सख्ती से कहता है, झनक चुपचाप टेस्ट करा लो, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। झनक मासूमियत से बोलती है, पर क्यों? वैसे रूम तो कितना अच्छा है, आपको पता है। ऋषि गहरी नजरों से उसे देखता है, तुम ठीक हो ना? झनक कहती है, हाँ, क्यों, मुझे क्या हुआ है? ऋषि गंभीर होकर कहता है, तो तुमने सबको क्यों कहा कि मैं डाकू हूँ? झनक झूठ छुपाते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं कहा, लोगों ने गलत सुना। ऋषि कहता है, प्लीज, तुम क्या सोचती हो और क्या नहीं, सब समझ आता है, अब नाटक बंद करो और चुपचाप टेस्ट कराओ। झनक डरते हुए बोलती है, सॉरी बाबू, मुझे टेस्ट से बहुत डर लगता है, ऐसा मत करिए। ऋषि गहरी सांस लेकर कहता है, पहली बात सुनो, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, डॉक्टर नहीं, अब जो भी करना है प्रॉपर तरीके से करो। डॉक्टर की सख्ती झनक पर भारी पड़ रही थी। उसने कहा कि अगर डॉक्टर ने एक सिंपल टेस्ट और स्कैन के लिए बोला है तो करना ही पड़ेगा, और अब कोई बहाना या नाटक नहीं चलेगा। झनक को जबरदस्ती बैठाकर टेस्ट के लिए ले जाया जाने लगा, लेकिन तभी वह जोर जोर से नाटक करने लगी, प्लीज मुझे मत ले जाइए, मुझे दिल का दौरा पड़ता है, मेरा मुंह टेढ़ा हो रहा है। अटेंडेंट डर गया, लेकिन ऋषि ने उसे डांटते हुए कहा कि झनक सिर्फ नाटक कर रही है, उसे कुछ नहीं हुआ है और टेस्ट जरूरी है। झनक गुस्से में बोली, तुमको नौकरी की पड़ी है, इंसान की नहीं, बोल दो ना, मुझे दौरा पड़ा है। अटेंडेंट झुंझलाते हुए बोला, बस करो मैडम, अब कुछ नहीं सुनूंगा, चलो। दूसरी ओर गांव में वीर, दामू और मंगल चिंतित बैठे थे। दामू परेशान था कि अब नूतन को क्या मुंह दिखाएगा, क्योंकि बिना कोई नामपता लिए उन्होंने झनक को विदा कर दिया था। मंगल ने ताना मारा कि उसे पराशर भैया की जगह लेनी थी, अब जवाब कौन देगा जब भैया लौटेंगे? दामू तमतमाया,
सब मेरी गलती है क्या? तुम लोग भी तो शरीफ बाबू के पीछे घूमते थे, पता तुम लोग क्यों नहीं ले आए? मैंने जो किया गांव के लिए किया, वीर ने बात खत्म करते हुए कहा। अब और बहाने नहीं, चलो नूतन को सच्चाई बताते हैं। वो माँ अपनी बेटी के लिए रो रही होगी। उधर नूतन के घर में फूल और रानी झनक की चिंता में डूबी थी। तभी कंका ने ताना मारा, आज खाना मिलेगा भी या नाटक ही चलेगा? फूल भड़क गई, एक माँ ने अपनी बच्ची को विदा किया है और तुम्हें खाने की पड़ी है। तभी दामू आया और बोला, नूतन, हमसे एक जरूरी बात करनी है। हमने झनक को तो शरीफ बाबू के साथ भेज दिया, लेकिन नाम पता नंबर लेना भूल गए। यह सुनकर झनक, जो अब भी अस्पताल में ले जाई जा रही थी, चिल्लाई, आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? लेकिन उसकी आवाज बेअसर रह गई। दूसरी ओर कंका फिर ताना मारती है, तुम्हें तो हमेशा से एक सहरी चाहिए था ना, अब मिल गया। वो अलग बात है तुम्हारा सहरी तुझे अपनाया नहीं, लेकिन तेरी बेटी का तो हो गया। अब तो मस्त मजे करेगी वो। यहाँ पर झड़कन गुस्से से कंकाजी पर चिल्ला उठती है और कहती है, बस करो कंका, बहुत बोल लिया, अब एक लफ्ज और नहीं। तभी दीपक तुलसी के पास कुछ रखकर चला जाता है। कंका फिर भी नहीं रुकती और व्यंग्य से बोलती है, लगता है कुछ अपशगुन होने वाला है। वैसे भी इस गांव से कभी अपशगुन गया है क्या? इसकी बिटिया भी जाने कहाँ गई होगी। एक अपशगुन गया, एक बाकी है। यह सुनकर नूतन का सब्र टूट जाता है। वह गुस्से और दर्द से भरकर बोलती है, बस करो कंका, बहुत सुन लिया मैंने। मेरी बेटी को अपशगुन कहने का हक किसी को नहीं है। अगर अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोलो। तुम लोगों ने जो चाहा कर ही लिया, मेरी फूल जैसी बच्ची की जबरदस्ती शादी कर दी। खुश हो गए ना? जब से मैं शहर से गांव आई हूँ, एक दिन भी चैन से नहीं जिया। तुम लोगों ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। कंका फिर ताना मारती है, जिस दिन तूने इस गांव में पांव रखा, उसी दिन से ये गांव नहीं रहा, सब कुछ बिगड़ गया। तभी बुआ उसे समझाती है और कहती है, जाने दो इसे, समझाने का कोई फायदा नहीं। चल कंका, हम चलते हैं। ये तो अपने ही प्रवचन देती रहेगी। कंका और बुआ वहां से चली जाती हैं। वहीं झनक की आंखों में आंसू भर आते हैं। दामू नूतन को दिलासा देता है कि वो सैरी बाबू का नंबर और पता जरूर ढूंढ लाएगा। जो घबराकर बोलती है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, दिल बहुत घबरा रहा है। इधर ऋषि को मून का फोन आता है, जिसमें अदिति भी होती है। अदिति गुस्से में पूछती है कि वो कहाँ है, उसे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, उसे बहुत घबराहट हो रही है। ऋषि बताता है कि सिमलमुनि में बाढ़ के कारण उसकी ट्रेन छूट गई और गाड़ी खराब हो गई, इसलिए वो सड़क से आ रहा है। अदिति कहती है कि उसे लगता है अब पहले जैसा प्यार नहीं रहा, सब बदल गया है। ऋषि समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस परिस्थितियां खराब थी, नेटवर्क भी नहीं था। अदिति धीरे से कहती है कि काश वो गांव गया ही नहीं होता तो ये सब न होता। उधर जीना रोती है और कहती है कि उसे उसकी बच्ची चाहिए, उसे ऐसे किसी शहर में कैसे भेज दिया, वो तो उसके बिना एक निवाला नहीं खाती थी। रानी और दामू उसे समझाते हैं और दामू कहता है कि वे पुलिस अफसर से नंबर निकलवा लेंगे। नूतन रोते हुए कहती है कि उसने सिर्फ अपनी बेटी के लिए जिया है और अगर वही नहीं रही तो वो कैसे जिएगी। रानी और फूल उसे ढांढस बंधाते हैं कि सब ठीक होगा और झनक जल्द मिल जाएगी। आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि जनक के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद ऋषि उसे समझाता है कि वह उसके साथ घर चले, लेकिन यह साफ कर देता है कि वह जनक को सिर्फ एक नौकरानी के तौर पर रखेगा। जनक अपनी मजबूरी के चलते चुपचाप इसके लिए तैयार हो जाती है। तभी वहां उसकी बड़ी माँ पहुंच जाती है, जिससे माहौल थोड़ा और तनावपूर्ण हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जीत ईशानी के पति शाश्वत से मिलने पहुंचता है और पूछता है कि क्या पीहू ने कल रात कुछ बताया। शाश्वत हैरान होकर कहता है कि नहीं, कुछ खास तो नहीं। तब जीत बताता है कि कल वह पीहू को रेस्टोरेंट ले गया था और वहां से पीहू की जिद पर उसे अपने फार्म हाउस ले गया, क्योंकि पीहू वहां के व्यूज देखना चाहती थी। जीत कहता है कि उसने पीहू को ड्रिंक नहीं करने देना चाहा, लेकिन पीहू बार बार कहने लगी तो उसने भी उसे रोकना सही नहीं समझा। इसके बाद पीहू ने जरूरत से ज्यादा ड्रिंक कर लिया और उसकी बात नहीं मानी। जीत आगे बताता है कि फार्म हाउस पर अचानक ईशानी आ गई और बिना कुछ सोचे समझे उसे सबके सामने खरी खोटी सुनाने लगी, जिससे उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। वो कहता है कि शायद ईशानी उस पर या पीहू पर नजर रखने आई थी, लेकिन उनका ऐसा बर्ताव बिल्कुल गलत था। फिर वह शाश्वत से कहता है कि उसे ईशानी को थोड़ा समझाना चाहिए
और साथ ही यह भी बताता है कि वह ईशानी को पहले से जानता है। वे कॉलेज फ्रेंड थे और उनके बीच काफी गहरा रिश्ता था। वे दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन गांव वालों के विरोध और ईशानी के पिता द्वारा उसे पुलिस के हवाले किए जाने के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया। ईशानी को कॉलेज से निकाल दिया गया। उसके पिताजी की मृत्यु हो गई और उसकी इज्जत पर सवाल उठने लगे। शाश्वत यह सब सुनकर स्तब्ध रह जाता है और कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जीत कहता है कि अगर पुराने अखबार निकालोगे तो ईशानी का सारा सच सामने आ जाएगा, लेकिन अब वो आपकी पत्नी है, इसलिए जो है जैसा है आपको देखना होगा। शाश्वत की माँ यह सब सुनकर कहती है कि हजारों साल होते हैं बीते। वहीं शाश्वत कहता है कि वह इस बारे में ईशानी से खुद बात करेगा। दर्शकों को लाइक और सब्सक्राइब